शर्मा जी की बेटी। सरल, सुशील और शांत, ये क्वालिटी थी सरस्वती की, जो कि शर्मा जी की बहू थी। क्या है बहू, जब देखो तब किचन में खटर पटर करती रहती हो, लेकिन खाने को कुछ देती ही नहीं। कैसी बात कर रही हो पीयूष की अम्मा? सुबह से 4 कप चाय, 2 बार नाश्ता और इतनी सारी बहू के हाथ की नमकीन तो खा चुकी हो, फिर भी ऐसा बोल रही हो? अरे कुछ तो डरो ऊपर वाले से। तभी वहाँ पीयूष आ जाता है। क्या है सरस्वती, इतनी देर लगती है क्या टिफिन बनाने में? एक काम है घर का तुम्हारे पास, वो भी नहीं कर पाती हो वक्त पर। आपका टिफिन टेबल पर रखा है और नाश्ता भी, बाकी का सामान बेड पर रखा है और अब मैं मंदिर जा रही हूँ। सरस्वती मंदिर चली जाती है। उसके जाने के बाद घर में, यार माँ कैसी गवाह लड़के से शादी करा दिया है। मंदिर, पूजा, किचन और सास ससुर के सिवा इसे कुछ दिखता ही नहीं है कि कैसे खुद को स्मार्ट बनाकर रहना होता है, कैसे लोगों से जुड़ना है, बातें करनी है, ऐश करना है। अरे पैसा बचाओ और कुछ आता ही नहीं इस लड़की को। जो क्वालिटी तू गलत तरीके से बता रहा है ना, दरअसल एक अच्छी गृहिणी की वही सारी अच्छाई होती है बेटा। घर को चलाना, समाज में इज्जत दिलाना और घर वालों का ख्याल रखना, और चाहिए ही क्यों? अरे क्यों नहीं चाहिए कुछ और? लड़की ऐसी होती है कि घर आए तो पूरा घर बदल कर रख दे, सभी को खुश रखे। लेकिन बहू के अंदर तो ये सारी क्वालिटी है ही नहीं। अरे खुश तो उन्हें रखा जाता है जो खुश रहना जानते हैं। तुम लोगों को तो कोई खुश नहीं कर सकता। पिताजी, अब आप ही लोग सोचिए, क्योंकि मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। आप लोगों को बहू के साथ रहना है या मेरे साथ? क्योंकि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। मैं बहू को नहीं छोड़ सकता। उसके मरते पिता को मैंने वादा किया था कि मैं उसे बेटी बनाकर रखूंगा। तो ठीक है ना माँ, तैयार कर ले अपना सामान, हम दोनों किसी और घर में रहने चलेंगे तेरी नई बहू के साथ। अरे हाँ बेटा, वही ठीक है, लेकिन मैं तेरे पिता के बिना भी तो नहीं रह सकती। तो मेरे बिना रह सकती हो? ठीक है, मैं अकेले ही चला जाता हूँ। बेटा वहाँ से चला जाता है, लेकिन सास का दिल नहीं लगता। बहू मंदिर से भी हो आती है और फिर, माँ, पिताजी, खाना लग गया है, खा लीजिए। हाँ, तुझे बस आता ही क्या है, खाना बनाना और खाना खिलाना। अरे सुन, मेरे सारे कपड़े पैक कर दे। क्यों माँ जी, कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटे, ये अपने बेटे के साथ रहने जा रही है, लेकिन घबरा मत, तेरा पिता तेरे साथ है। बहू समझ नहीं पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन फिर ससुर उसे सारी बात बता देता है। बेटा, ये नई बहू कब आ रही है? मुझसे घर का काम नहीं होता। वैसे भी तेरी पहली निकम्मी बीवी ने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा। माँ वो बस आने ही वाली है, और हाँ माँ, उसके आगे ना थोड़ा स्टैंडर्ड से रहना, क्योंकि वो थोड़े बड़े घर की लड़की है। उसका एक स्वैग है, स्वैग। तभी वहाँ एक बहुत सुंदर सी लंबी सी लड़की आती है। हे पीयूष, भागकर कैब से मेरा सामान ले आओ, और हाँ प्लीज एसी ऑन करके जाना। रीमा, ये मेरी माँ है। तुम चाहती थी ना कि मेरी माँ हम लोगों के साथ रहे। हेलो आंटी जी, हम लोग ना जल्दी शादी कर लेंगे, फिर मेरी जैसी टॉप लड़की आपको अच्छी बोलेगी। एक्साइटेड होंगी ना आप? पर नो इश्यू। पीयूष, सामान ले आओ ना, एंड आंटी आप पानी ले आइए प्लीज। माँ को तो समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे। वो बहू के लिए पानी लेकर आती है तो उसका पैर पर्दे में फंस जाता है और वो गिर जाती है। ओहो, पूरा पानी गिरा दिया। कांच का ग्लास क्यों छूती है जब हाथ पैर नहीं चलते? कितनी मुश्किल से मैंने और पीयूष ने ये गृहस्थी बनाने की कोशिश की है। अरे पर तो क्या हो गया, एक गिलास ही तो टूटा है। अपने घर में तो रोज एक तोड़ती हूँ, लेकिन मजाल है सरस्वती कुछ कहे। और हाँ, मैं पानी वानी नहीं पिलाने वाली, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। बहू हो, बहू की तरह रहो, समझी? तभी वहाँ पीयूष आ जाता है, जिसे देख रीमा रोने लगती है। देख लो अपनी माँ को।
सुना रही है। और अभी तो मैं आई हूँ, थक गई थी, बस पानी क्या मांग लिया। कह रही है बहू हो, बहू की तरह रहो। अरे यार माँ, समझा कर लाया था ना कि कैसे रहना है। माँ ऐसा करोगी तो मैं भी नहीं रख पाऊंगा तुमको हमारे साथ। वैसे भी आप ये समझो कि रीमा ने खुद कहा था कि माँ को साथ रखना। अरे हाँ हाँ बेटा, वो सिर्फ इसलिए कि मैं घर का सारा काम करूं, बैठे बैठे इस महारानी को खाना पानी दूं। वैसे भी मैं जा रही हूँ, मुझे तो इस लड़की की शक्ल भी अच्छी नहीं लग रही। मेरी सरस्वती के आगे तो ये कुछ भी नहीं है। निकलो निकलो यहाँ से। मैंने सोचा था बिना पैसे का नौकर मिल जाएगा, लेकिन नहीं, कुछ लोगों को आदत होती है फ्री की रोटी खाने की। निकलो यहाँ से। पीयूष, धक्के मार कर निकालो इस औरत को यहाँ से। अरे ये कैसी बात बोल रही हो रीमा, ये माँ है मेरी, माना थोड़ी जिद्दी है। अरे वाह बेटा वाह, अभी भी तुझे मेरी ही गलती दिख रही है ना। कोई बात नहीं। माँ वापस घर आ जाती है। बहू, मुझे माफ कर दे बेटा, वो तो शैतान का नानी है। माँ, मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये मेरा मायका है। अब आप लोग मेरे माता पिता, मैं हमेशा यहीं रहकर आप लोगों की सेवा करूंगी। नहीं नहीं बेटा, हम करेंगे तेरी शादी किसी अच्छे लड़के से। अरे कोई जरूरत नहीं है, मैं देख कर आई हूँ जो हालत है ना पीयूष की, वहाँ नहीं टिकने वाला ज्यादा दिन। ना टिके वो उसकी मर्जी, लेकिन मेरी बेटी इतनी गई गुजरी नहीं है जो उसे कभी भी छोड़ो और कभी भी वापस आ जाओ तो वो तुम्हें अपना ले। अब ज्यादा ही हो रहा है आपका। माना मैंने गलत किया बहू के साथ, लेकिन वो उसका पति है। और फिर कहावत है ना, सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तभी वहाँ पीयूष आ जाता है। माँ, वो भूला आ गया, मुझे माफ कर दो। सरस्वती के जिस गुण को मैं सही नहीं मानता था, दरअसल जीवन को सही तरीके से जीने के लिए वही गुण होने चाहिए। मुझे माफ कर दो सरस्वती, मैं आज के बाद तुम्हें और पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और मुझे भी बेटा। बेटा जहन्नुम में भी जाए तो उसके साथ रहने को तैयार हो जाए, वही तो माँ होती है। मुझे माफ कर दो माँ। रोबोट सास। शहर में रिश्तों की कमी और अपनों के प्यार की कमी लगभग हर घर में है। किसी को अकेलापन अच्छा लगता है तो किसी को ये काटने दौड़ता है। देखो राधा, तुम भले ही गांव की हो, लेकिन यहाँ शहर में सभी को साथ लाकर रखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन प्लीज किसी को तो बोलो हम लोगों के साथ रहें। तुम सारा दिन ऑफिस और मैं घर पर पकती रहती हूँ। अरे तो किसी सहेली को बुला लिया करो, बातें कर लिया करो। किसको बुलाऊं? कब तक बुलाऊं? तुम सासू माँ को बोलो ना आकर यहाँ रहे। ठीक है, बात करता हूँ मैं उससे। रवि ऑफिस चला जाता है और अपने दोस्त से कहता है, यार बीवी ने माँ को शहर बुलाने की जिद कर रखी है। अब सोच रहा हूँ कि ऑफिस से दूर जाकर कहीं कोई घर ले लो किराए में। अब 2 कमरे का मकान तो पास में महंगा ही पड़ेगा ना। पर यार गांव की लड़कियों को शहर शादी करके लाओ तो यही दिक्कत होती है। वो लोग समझ ही नहीं पाती कि शहर की जिंदगी कितनी मुश्किल है। सबकी अपनी अपनी परेशानी है। अब मेरे वाले को देख लो, वहाँ के ऑपरेशन के लिए 2 हफ्तों के लिए लेकर आया था। बीवी ने तो इतना हंगामा किया कि माँ को 1 हफ्ते में ही वापस भेजना पड़ गया। सोच रहा हूँ कि माँ को फोन करूँ और कहूँ कि आ जाओ। क्या पता सास की चिक चिक सुनकर वो भी माँ को गांव भेज दे। आखिर औरतें तो औरतें ही होती है ना। किसे सास के साथ रहना पसंद होगा। बात आई गई हो जाती है। राधा रवि के पीछे एक बार फिर पड़ जाती है। वो 210 वाली है ना? हाँ, क्यों, क्या हो गया उसे? उसकी सास कल आने वाली है। बड़ी खुश थी कि वो अब दिन भर बच्चे को सास के पास रखकर घुमा फिरा करेगी। लेकिन हमारी तो किस्मत ही फूटी है। हमारी सास कब आएगी कि ये सुख हम भी ले सके। देखो, मैं माँ से बात कर लेता हूँ, लेकिन माँ हमेशा के लिए कैसे आएगी? कोई और तरकीब सोचो ना। एक काम करो ना, मुझे गांव छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ। कम से कम सास का सुख तो देख लूंगी। लेकिन ऐसा कहाँ हुआ
कि कोई सास बहू एक साथ सुख से रहे। रवि तो जानता था सब, लेकिन करता क्या। पर कहते हैं ना, पति का दिमाग है, चलेगा तो सही। एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं माँ की शक्ल सूरत का एक रोबोट ला कर दे दूं, जो राधा के साथ बिल्कुल सास वाला व्यवहार करे। मजा ही आ जाएगा, न माँ को लाने की झंझट, न सास बहू की किचकिच। रात को स्विच ऑफ करके अलमारी में पैक। बस फिर क्या था। अगले दिन जैसे ही घर की घंटी बजती है और राधा दरवाजा खोलती है, साथ में खड़ा होता है रवि, और साथ में होती है रवि की माँ यानी कि राधा की सास। माँ जी, मुझे तो मेरी आंख पर विश्वास नहीं हो रहा, कितना अच्छा सरप्राइज है। हाँ, आइए माँ, आइए। मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ। दरअसल रोबोट सास की बैटरी ढीली होने के कारण वो एक वाक्य को रिपीट करने लगती है। माँ जी इतनी खुश है कि बार बार दोहराए जा रही हैं कि खुश है, खुश है। मैं अभी पानी लाती हूँ। राधा पानी लाने जाती है कि पीछे से रवि सास की बैटरी टाइट कर देता है और ऑर्डर का प्रोग्रामिंग ऑन कर देता है। पानी लाओ, चाय लाओ, खाना लाओ, मेरे बाल झाड़ो, मेरे कपड़े धो, मेरी चप्पल कहाँ है, लेकर आओ। अरे ठीक है माँ जी, सब ला रही हूँ। मैं जानती हूँ रवि आपको प्रोग्रामिंग करके लाए ना कि आप मुझे तंग कर दे और मैं आपको जाने को बोल दूं। नहीं माँ जी, इस बार मैंने भी कमर कस रखी है। प्रोग्रामिंग कैसी लैंग्वेज यूज कर रही हो? माँ का रोबोट थोड़ी ना है जो मैं प्रोग्रामिंग करूँगा। अरे मजाक कर रही हूँ, माँ तो माँ होती है, मैं जानती हूँ। राधा सास के साथ खुश रहती है, वो उनके साथ बातें करती, घूमने जाती और आसपास के लोगों से मिलवाती। लेकिन एक दिन, अरे कभी तुम लोगों को लड़के नहीं देखा, इतनी तो तू मैं माँ बेटी में भी हो जाती है, लेकिन तेरी सास तो बिल्कुल ताना नहीं देती। हाँ ये तो है, ताना तो नहीं देती लेकिन ऑर्डर बड़े बड़े देती हैं। अरे ना मानना, 2-4 ऑर्डर अपने आप ठीक हो जाएंगी, तभी देखेगा असली रंग। कौन सा तेरे बुलाने पर आई है, बेटे के बोलने पर आई होगी बुढ़िया। बात तो सही है, लेकिन यार कोई बात नहीं ना, सास लड़ाई करे भी तो कोई परेशानी नहीं है, कितना ख्याल भी तो रखती है। ये तो है, लेकिन तेरी सास तो बिल्कुल नहीं लड़ती, ये कैसे? खैर मुझे क्या। पड़ोसन तो चली जाती है, लेकिन राधा के मन में सवाल छोड़ जाती है कि ये सास है भी कि नहीं। रात में राधा रवि से कहती है, मैं ना माँ जी के पैर दबा कर आती हूँ। अरे लेकिन वो तो मैंने अलग कर दिया है। क्या क्या, कैसे, कहा? नहीं, मेरा मतलब कहाँ, कभी माँ का पैर गांव में रहा करता था, तो मैंने काट कर मतलब माँ को शहर ले आया ना। ओके ओके। रवि चैन की सांस लेता है कि चलो कुछ तो बहाना मिला, लेकिन कब तक। रवि रोज माँ के पैर दबाने के बहाने रॉबर्ट को कमरे में ले आता और डिसमेंटल करके रख देता। एक रोज, मैं आज माँ जी की कोई बात नहीं मानूंगी, देखती हूँ कैसे नहीं लड़ती। अरे ऐसी भी सास किस काम की जो खटर पटर ना करे। सास का डिमांड मोड ऑन होता है। खाना दे दो, पानी दे दो, नाश्ता चाहिए। लाई माँ जी। मैं ना देने वाली खाना पानी। लेकिन समय बीतता जाता है, दोपहर और फिर शाम और फिर रात। बहू सास को कुछ नहीं देती, लेकिन रॉबर्ट सास कुछ नहीं कहती। रात को जब रवि घर आता है, राधा रो रही होती है। अरे क्या हो गया? तुम्हारी माँ ने मुझसे लड़ाई की, खूब खरी खोटी सुनाई, मैंने तो आज सुबह से खाना भी नहीं खाया है। रवि समझ जाता है कि राधा झूठ बोल रही है, क्योंकि खरी खोटी वाली प्रोग्रामिंग तो उसने की ही नहीं थी। मैं वहाँ से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। रवि रॉबर्ट माँ को लेकर कमरे में चला जाता है। वो उसे डिसमेंटल करके रख ही रहा होता है कि राधा, चलकर देखती हूँ माँ जी कहीं रवि को मेरे खिलाफ भड़का तो नहीं रही है। वो जैसे ही कमरे के अंदर जाती है, डर जाती है। सास के पुर्जे पुर्जे अलग थे। रवि, ये क्या है?
ये माँ रॉबर्ट थी। तुमने ऐसा क्यों किया रवि? कुछ नहीं राधा, मैंने जितना अपने दोस्तों से सुना था कि शादी के बाद वैसे तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब माँ और बीवी लड़ते हैं तो पति का बुरा हाल कर देते हैं। और मैं ना सुकून से रहना चाहता था, बस इसलिए। ये क्या बात हुई सुनील? कभी तो मुझसे भी कुछ पूछ लिया करो। आज शाम मुझे बहुत काम है। मुझसे पूछे बिना तुमने हाँ क्यों बोला? ओहो, तो अब पूरे दिन घर में खाली ऐश करने पर भी मैं तुमसे पूछूं कि बिजी तो नहीं हो? अरे फालतू का मेलोड्रामा नहीं चाहिए मुझे, टाइम से तैयार रहना। उसे सच में आज बहुत काम है बेटे, तू अकेले चला जाना। पहले पैसे कमा कर इनके खर्चे उठाओ और फिर नाटक देखो जरा। दोनों बाप बेटे हमेशा की तरह दोनों सास बहू को कड़वी बातें सुनाकर ऑफिस चले जाते हैं, जिसकी अब आदत होने पर वो दोनों भी किसी से कुछ बोले बिना अपने काम में लग जाती हैं। इसी तरह सुबह से शाम हो जाती है। मम्मी, समझ नहीं आ रहा, इतने सारे काम पड़े हैं जो कल सुबह तक अगर पूरे नहीं किए तब भी हम पर ही इल्जाम आएगा, और अगर पार्टी में नहीं गई तब भी सुनाएंगे। अरे इन कहो की तो आदत हो गई है बेफिजुल काय काय करने की। तू तैयार हो जा, काम मैं संभाल लूंगी। अब नेहा सुनील के घर वापस आने से पहले ही तैयार हो जाती है, जिस पर वो सुनील के आते ही पार्टी के लिए चले जाते हैं। वहां पहुंचकर हमेशा की तरह सुनील अपने दोस्तों में बिजी हो जाता है और नेहा एक कोने में खड़ी रहती है। रात बीतती है और अगली सुबह एक बार फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। इन लोगों को हमारे काम और जिंदगी की कोई अहमियत क्यों नहीं है? इन्हें कब समझ में आएगा कि घर में रहने वाली औरतें सिर्फ आराम नहीं करती। बेटा, मेरी तो उम्र बीत गई यही सोचते हुए, पर आज तक ना वो बदले और ना जवाब मिला। लेकिन माँ, समय हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता, इन्हें बदलना होगा। सुबह से शाम होती है और फिर रात। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। एक शाम सुनील और उसके पापा ऑफिस से जल्दी घर वापस आते हैं। तब हमें पार्टी में जाना है, सूट प्रेस करके दे दो और जल्दी तैयार हो जाओ। अरे तुम भी और घंटों मत लगाना, समझे? इसके आगे नेहा या सास को बोलने का कोई भी मौका ना देते हुए दोनों वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद चारों पार्टी में पहुंच जाते हैं। यहाँ सब समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बेवकूफी करके मेरी नाक मत कटवाना। और तुम तो खासकर अपनी जुबान काबू में रखना, बहुत चलने लगी आजकल। आप लोगों की शायद हमेशा हर जगह हमें इंसल्ट करने की आदत बन गई है। अच्छा, जब शॉपिंग पर मेरे ही पैसे उड़ाती हो तब ये बगावत याद नहीं आती होगी? काम न काज की, दुश्मन अनाज की। ऐसा बोलकर सुनील अपने दोस्तों के साथ चला जाता है और ससुर भी ऑफिस के लोगों के साथ गपशप में लग जाते हैं। लेकिन सुनील की बात से परेशान नेहा और उसकी सास वहीं एक कोने में खड़ी रहती हैं। शांत हो जा, कर ही क्या सकते हैं। चल कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, गुस्सा उतर जाएगा। जैसे ही नेहा और सास कोल्ड ड्रिंक लेने पहुंचती हैं, तो उन्हीं के बराबर में अल्कोहल का काउंटर देखकर नेहा का चेहरा चमक उठता है। वो मुस्कुराकर सास के कान में कुछ कहती है और दोनों पीना शुरू करती हैं। कुछ देर बाद दोनों चिल्लाते हुए अपने अपने पतियों को ढूंढने लगती है। कहाँ है सुनील? देख, तेरी असलियत आ रही है। कहाँ है सुनील के पापा? देखो, तुम्हारी शामत आ रही है। ये नजारा देखकर पार्टी वहीं थम जाती है। सब लोग उन्हें ही देखने लगते हैं। ये है मेरे पति। अरे काहे के पति? इनसे शादी करके तो मेरी किस्मत है फूटी। और ये मेरे पति, जिन्हें पति बोलने में मुझे आती है शर्म बड़ी। चलो आज आप लोगों को इनके असली रूप से मिलाते हैं, जिसमें ये अपनी पत्नियों की रत्ती भर भी इज्जत नहीं करते। हर समय उन्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं। हर जगह बिना मौका और माहौल देख उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। क्या बोलते हो कि घर में रहकर हम करते ही क्या है? अगर ऐसी बात है तो कल से खुद अपने कपड़े धोना, प्रेस करना, सब्जी खरीदना,
खाना बनाना और पसंद ना आने पर दोबारा बनाना, जैसे हम करते हैं ना। फिर घर की सफाई, सारा सामान अपनी जगह रखना, जो तुम्हारे फेंकने पर हम करते हैं। और फिर फाइनेंस मंत्री बनकर लिमिटेड पैसों में बढ़ती कीमतों के साथ घर का बजट बनाना। सुनील, इन्हें चुप करा। अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, हमारी भी खराब कर रही है। हाँ, ये तो और बढ़िया है। अब अच्छे से सुनो। नेहा, ये क्या ड्रामा है? ड्रामा तो अभी शुरू हुआ है जी। सास और नेहा अपने मन की सारी भड़ास निकालने लगती है, जिसे चुपचाप खड़े रहकर सुनने के अलावा ससुर और सुनील के पास कोई चारा नहीं होता। बहुत देर तक यही सब चलने के बाद आखिर में दोनों सास बहू बेहोश हो जाती हैं। अगली सुबह सिर दर्द के साथ दोनों की नींद अपने अपने कमरे में खुलती है, जिस पर उनके पति उन्हें हॉल में लेकर आते हैं। मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है? मेरा भी। इतनी देर में ससुर 2 ग्लास नींबू पानी लेकर रसोई से बाहर आते हैं। ये लो नींबू पानी, इससे सिर दर्द ठीक हो जाएगा। हम दोनों आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सास बहू हैरानी से एक दूसरे को देखने लगती हैं। तभी दोनों बाप बेटे उनसे माफी मांगते हुए कहते हैं, हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि अपने ईगो में हम दोनों आप लोगों के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। आज से हम भी घर के काम में हाथ बटाएंगे। और नेहा, मैंने तुम्हें जॉब करने से रोका, उसके लिए भी सॉरी। तुम्हें जो करना है करो। ये सब सुनने के बाद सास बहू मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखती हैं। अल्कोहल वाले काउंटर पर बैठकर कोल्ड ड्रिंक पीकर थोड़ा ड्रामा करते हुए आज इन्हें सबक सिखा ही देते हैं। बाज पड़ोसी, ये हैं मिस्टर मनसुख, उम्र 60 साल। वैसे तो इनकी उम्र है राम नाम जपने की, पर मनसुख दिन रात अलग अलग लड़कियों का नाम जपते रहते हैं। ऐ लड़की, सुन तो, तेरा नंबर क्या है? अंकल, अभी तो आपका नंबर है, अर्थी बुक कर लो अपने लिए। अरे अभी तो मैं जवान हूँ लड़की, सफेद बालों पे मत जा। मनसुख राम को लड़कियां छेड़ने की गलत आदत थी। पत्नी बहुत पहले गुजर गई थी, जिसके बाद मनसुख खुले बैल की तरह हो गए। जहां दिखी नारी वहां लाइन मारी। मनसुख राम के पड़ोसी सोनी जी के यहाँ नई बहू आई। नाम था कल्याणी। अरे वाह बेटा कल्याणी, तेरे आते ही घर में खुशी खुशी हो गई है बेटा। अरे माँ जी, जलेबी खाओ, बात मत करो, बोलने से खुशी को नजर ना लग जाए। जैसे मोहल्ले की हर लड़की पे मनसुख की नजर थी, वो कल्याणी को भी बुरी नजर से देखता है। एक दिन कल्याणी छत पे मिर्ची सुखाने जाती है। दूसरे छत पे खड़ा मनसुख गाना गाने लगता है। उफ उफ मिर्ची, हाय हाय मिर्ची, देखे तो तुझे लग जाए मिर्ची। कल्याणी को लगता है कि यूं ही गा रहे हैं, शौकिया तौर पर ये तो होता ही रहता है। एक दिन कल्याणी आंगन में पौधों को पानी दे रही होती है। फूल हूँ गुलाब का, चमेली का न समझना, आशिक हूँ मैं आपका, सहेली का न समझना। कल्याणी को ये बात बहुत अजीब लगती है, क्योंकि शायरी बोलते वक्त मनसुख उसी की तरफ देख रहा था। वो अंदर जाती है और अपनी सास को कहती है, ये जो हमारे पड़ोसी हैं। अरे दूर रहना उससे। हाँ, दूरी रहूंगी, पर ये थोड़े अजीब नहीं है? अरे अजीब, आवारा, ठरकी, पता नहीं क्या क्या आदमी है वो। हर लड़की पर नजर डालता है वो। उसकी उम्र की वजह से कोई उसे कहता नहीं। बाकी उसे आसपास रखना भी नहीं चाहिए। अरे पर ऐसे थोड़ी ना चलेगा, FIR करवा देनी चाहिए। हवालात में हवा और लात खाएंगी तो समझ जाएंगे। अरे यही तो दिक्कत है ना समाज की। जिसके साथ दिक्कत होती है उसको भी समाज गुनहगार समझता है। लड़की अगर बोल दे कि फलाने ने मुझे छेड़ा है, तो कुछ लोग तो ये कहने लगते हैं कि लड़की की भी रजामंदी होगी ही। ये तो है, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। नहीं बेटा, कुछ मत कर।
जबरदस्ती हम किसी से लड़ेंगे नहीं। हमारा परिवार इज्जतदार परिवार है। कीचड़ में जाएंगे तो हम भी तो गंदे हो जाएंगे ना। लेकिन सासू माँ, कीचड़ में जाए बिना गंदगी कैसे साफ होगी? अरे बेटा, मैं तो यही कहूंगी कि तू नई बहू है, अपना रुतबा बना बाकी औरतों में। अपनी समझदारी से, अपने काम से इन चक्करों में मत पड़ बेटा। बहू सास की बात ना चाहते हुए भी मान लेती है। और कई ऐसे मौके आते हैं जब मनसुख बहू पर उल्टे कमेंट्स करता है। जैसे एक दिन जब बहू छत पर सफाई कर रही होती है तो मनसुख छत पे आकर गाना गाने लगता है। तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, तेरा हीरो इधर है। मेरा ध्यान तो आपकी हरकतों पे ही है, थोड़ा आप भी ध्यान दो कि क्या कर रहे हो आप। अरे बहू तीखी हो और मुझे मिर्ची पसंद भी है। अरे वाह। बुढ़ाओ कहीं के। बहू वापस अपने कमरे में नीचे चली जाती है। वो किसी को बताती नहीं है कि आज मनसुख ने उसे क्या कहा, ताकि घर में टेंशन ना हो। एक दिन बहू घर के बाहर रोड पर ठेले वाले से सब्जी खरीदने जाती है। भैया, प्याज के भाव कम करो ना, बिना प्याज काटे ही रुला दोगे वरना। तभी बहू की नजर मनसुख पर पड़ती है, जो वहां से गुजर रही एक लड़की को देखकर कहता है, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे फोड़ दूं, तेरे लिए तो जाने मन जीना भी छोड़ दूं। लड़की सहम जाती है। उसकी उम्र शायद 18-19 साल की रही होगी। बहू ने जब ये देखा कि मनसुख ने इतनी छोटी उम्र की लड़की को तंग किया है, तो वो घर में जाके अपने पति से कहती है, तुम्हारा पड़ोसी मनसुख। अरे बहुत नीच आदमी है। अरे कुछ करते क्यों नहीं उसका? अरे मैं क्या करूं? पड़ोस में गंदगी है, हटानी तो पड़ेगी ना। मेरा साथ दोगे? दूंगा, लेकिन करना क्या है? हम फंसेंगे तो नहीं ना? डरो मत, अच्छे काम करने से डरना नहीं चाहिए। उस दिन कल्याणी अच्छे से तैयार होती है और मनसुख के घर जाती है। अरे वाह, आज तो घर में चांद उतर आया है। आपकी शायरी, आपके गाने मुझे यहाँ खींच लाए। शाम को मेरे पति और सास घर पर नहीं रहेंगे, आप मेरे घर आ सकते हैं चाय पीने। अरे जरूर जरूर, मुझे पता था तुम समझदार हो, पर इतनी जल्द मुझे पसंद करने लगोगी ये नहीं सोचा था। चाय पे इंतजार रहेगा। मनसुख शाम को कल्याणी के घर चला जाता है। आप बेडरूम में बैठिए, वहां चाय पियेंगे। अरे वाह बेडरूम में चाय मनसुख हंसता हुआ बेडरूम में जाता है और वहां का नजारा देख के घबरा जाता है। वहां पर मोहल्ले की वो सारी लड़कियां खड़ी हैं जिनको आज तक मनसुख ने छेड़ा था। कल्याणी भी बेडरूम में जाके दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अब बेडरूम से सिर्फ डम डम डिशुम डिशुम की आवाज आती है और बीच बीच में मनसुख की चीखें भी सुनाई देती हैं। अरे माफ कर दो बिटिया, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे डंडे से नहीं, अरे अरे लग जाएगी। बेडरूम का दरवाजा खुलता है और मनसुख की हालत एक लुटे फटे कौवे जैसी हो जाती है। किए की सजा तो मिलनी ही थी आपको, लेकिन आपकी और आपसे ज्यादा हमारी इज्जत का भी ख्याल रखना था। इसलिए इस बार शांति से धर धर के धरना किया हमने आपकी। अगर जरूरत पड़ी तो बाहर जुलूस भी निकाल सकते हैं। आप ऐसी गलती नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। बहू मनसुख को बाहर छोड़ने जाती है। मनसुख अपने घर की तरफ बढ़ता है। वैसे आपको चाय कैसी लगी? मनसुख अपने दुखते गाल पे हाथ रख के कहता है, कड़क